अलग अलग तरीके से फ्लो होता है, तो उनके टाइप से डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो नोट करो, हेडिंग डालो, द टाइप्स ऑफ मोशन या टाइप्स ऑफ फ्लो कंडीशंस, है ना, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नोट करेंगे, पहली कंडीशन है लीनियर ट्रांसलेशन और प्योर ट्रांसलेशन। लीनियर ट्रांसलेशन और प्योर ट्रांसलेशन, इनको समझते भी जाएंगे, लेकिन पहले फिलहाल आप इनको लिख लो, लिस्ट कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसलेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसलेशन और द प्योर ट्रांसलेशन। सेकेंड कंडीशन, लीनियर डिफॉर्मेशन, मतलब जब भी फ्लो होगा इनमें से कोई एक कंडीशन हो रही होगी, है ना, लीनियर डिफॉर्मेशन। तीसरा है, द थर्ड वन इज एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। नंबर 4 इज रोटेशन, ठीक है, नंबर 4 इज रोटेशन। लीनियर ट्रांसलेशन और प्योर ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, कि अगर आप पार्टिकल की शेप पर अगर आप फोकस करो ना, तो ना तो शेप डिस्टॉर्ट होगी, जैसे ये है, अगर मैं, आप इसको इमेजिन करो रबर का है, तो अगर मैं यहीं की यहीं दबा दूं, लीनियरली दब जाएगा ये, तो वो तो लीनियर डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको पार्टिकल समझो आप कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है। फ्लूइड पार्टिकल अपना मोशन करते समय, यानी कि फ्लो करते समय वो इधर था, सेम ओरिएंटेशन में आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये लीनियर ट्रांसलेशन कहलाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, डिफॉर्म हुआ नहीं, रोटेट हुआ नहीं, इसको क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसलेशन कहते हैं या प्योर ट्रांसलेशन कहते हैं ना। तो नोट करो, इसमें अगर आप बिल्कुल सही तरीके से स्केल बना करके यदि बना लोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये दिखाई देगा। जो फ्लूइड पार्टिकल है, इनकी शेप भी सेम है, इनका ओरिएंटेशन भी सेम है, इनका साइज भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और आगे की तरफ ये बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लीनियर ट्रांसलेशन और प्योर ट्रांसलेशन, है ना। नोट करो, द साइज, शेप, ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन आर सेम ड्यूरिंग द फ्लो। अगर फ्लूइड पार्टिकल की साइज, शेप, ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस ना आए, तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में है। बात समझ में आ गई। लीनियर डिफॉर्मेशन किसको कहेंगे, लीनियर डिफॉर्मेशन का मतलब उसकी साइज में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो वो ऐसे डिफॉर्म कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से अगर वो डिफॉर्म करें तो आप इसको कह देंगे कि लीनियर डिफॉर्मेशन है। लेकिन ये लीनियर डिफॉर्मेशन के साथ लीनियर ट्रांसलेशन भी है क्या, दोनों कंबाइन हो गए क्या, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल अगर अपनी जगह पे पड़ा पड़ा अगर वो उसकी साइज चेंज होती रहे लीनियरली, है ना, तो इसका मतलब वो लीनियर डिफॉर्मेशन कहलाएगा। इसमें तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, पहले यहाँ था ऐसा था, फिर यहाँ था ऐसा था, आगे गया ऐसा है ना। इसकी आंखें हुए, इसका मुंह चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रोटेशन वगैरह यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर इसकी अगर आप शेप देखें तो मतलब डिस्टॉर्ट नहीं हुई, शेप जो है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, तो सर्किल ही बनाओ इसको, ऐसे ही बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सर्किल ही बनाओ, बस आप बोल दो कि साइज अगर डिफरेंट हो जाती है तो लीनियरली वो डिफॉर्म कर रहा है। एंगुलर डिफॉर्मेशन में कैसा नजर आएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन में फ्लूइड पार्टिकल है ना, मैं सेम जगह पे नहीं बना रहा हूँ, आप सेम जगह पे अगर बनाओगे ना कि पार्टिकल यहाँ था, यहीं की यहीं पड़ा पड़ा, अगर उसकी साइज चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो लीनियर डिफॉर्मेशन के अंदर है ना। पार्टिकल को ऐसा समझो आप। एंगुलर डिफॉर्मेशन में, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा कुछ, ठीक है। जब आदमी की शादी नहीं हुई तो उस टाइम पे उसकी कंडीशन ऐसी है, शादी होने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो गई, ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन है, और भी बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है, अभी रोटेट भी कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला दें तो वो कंडीशन बन जाती है ना। चलो, तो सुखी से अपना जीवन जियो, भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। रोटेशंस में कैसा नजर आएगा, रोटेशन में आपको ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पर था, ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसा चला गया। फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस पर अगर रोटेट करे तो ये फ्लूइड रोटेशन कहलाएगा, है ना। मैंने स्माइली के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, मतलब साफ साफ है, अगर पार्टिकल की साइज, शेप, ओरिएंटेशन में कोई चेंज ना आए एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो के दौरान, तो इसका मतलब है वो लीनियर ट्रांसलेशन में। दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, इनके भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन भी साथ में मिल सकते हैं। नोट करो आप, जो मेन टॉपिक हमारा है वो ये है, इसमें रोटेशंस को देखना है ना, कि फ्लूइड पार्टिकल्स जब रोटेट होते हैं तो कौन से एक्सप्रेशंस क्या आपको देखना पड़ेगा। तो हेडिंग डालो, द रोटेशंस, रोटेशंस यानी कि ओमेगा। ओमेगा कैसे लिखा जाता है, नोट करना,
जो ओमेगा है दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ, ठीक है, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यू वी एंड डब्ल्यू। ये तरीका है रोटेशन वेक्टर निकालने का, है ना। वेक्टर क्यों बोल रहा हूं आपको नजर आ गया होगा, आई जे के यहाँ पर आएगा, डिटर्मिनेट जब ओपन होगा तो आपको आई जे के वाली टर्म नजर आएगी, तो ये बेसिकली रोटेशन वेक्टर है, ठीक है, नोट कर लो। ओमेगा लिख लेना इसको आप, है ना, वरना डब्ल्यू समझो आप इसको कहीं। डब्ल्यू होता है जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये डब्ल्यू नहीं है, ये डब्ल्यू, ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू है, ठीक है। ये क्या है, यू वी एंड डब्ल्यू आर द कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। सबको डिटर्मिनेंट को ओपन करना आता है क्या? इतना सा तो आपको सीखना भी पड़ेगा, है ना, कई जगह पे आपके काम आती है चीज, ठीक है, तो आपको इतनी सी चीज तो सीखनी भी पड़ेगी कि डिटर्मिनेंट ओपन कैसे किए जाते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसके अबाउट ओपन करेंगे ताकि हमें कंपोनेंट दिख जाए, है ना, तो हम लोग ओपन करेंगे इसको रो के अबाउट, फर्स्ट रो के अबाउट। करवाना जरा इसको ओपन। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है। कैसे लिखेंगे बताओ, इसको हाइड करते हैं, इसको हाइड करते हैं, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, है ना। दूसरी टर्म जो आती है वो माइनस साइन के साथ, इसमें आई भी लगा दो पहले, है ना, ये आई के हो गया माइनस साइन के साथ, दिस इज हाफ, ठीक है। और उसके बाद डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ठीक है, दिस इज डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है, डेल यू बाय डेल जेड प्लस हाफ, what is the last term, del v by del x minus del u by del y, ठीक है, नोट कर लो। तो अगर आपको रोटेशन कंपोनेंट x डायरेक्शन वाला बताना हो तो आंसर ये है। x वाले कंपोनेंट में x नहीं आ रहा, देखो आप, ना तो x की वेलोसिटी आ रही है ना x का कंपोनेंट आ रहा है, मतलब x आ रहा है, ठीक है। y वाला जब आप रोटेशन बता रहे हो, क्योंकि रोटेशन कैसे होता है, देखो जैसे एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो रोटेशन अंगूठे की डायरेक्शन से, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे रोटेट करती है चीजें। तो एक्स वाई प्लेन में अंगूठा किधर जाता है, जेड में, ठीक है। तो जेड की अगर आप एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हो आप, ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी आप देख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगी, है ना। चलो नोट कर लो। तो ओमेगा वेक्टर जो रोटेशन है फ्लूइड पार्टिकल का, वो कैसे दिया जाता है, इस वेक्टर से दिया जाता है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो दिस इज बेसिकली ओमेगा एक्स, है ना, ये ओमेगा एक्स है। ये क्या है, माइनस साइन को मिला मिलू के ये जो चीज बनती है इसको क्या कहते हैं, ओमेगा वाई, ठीक है। और अगर आपको जेड डायरेक्शन में रोटेशन बताना है तो ये ओमेगा जेड है। सुनना जरा, अगर मान लो ये 2D में होता, 3D में नहीं होता, तो कौन सा कंपोनेंट आता सिर्फ, जैसे अभी अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल से बताया था, ये x है ये y है, तो z का कंपोनेंट आएगा सिर्फ। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, है ना, मान लो एक्स वाई प्लेन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसको जीरो लिखेंगे, z आ ही नहीं रहा है, इसको भी जीरो कर दें, ठीक है, दिस विल बी जीरो। बताना जरा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, i वाले में ये दोनों टर्म विल बी जीरो, j वाले में दीज टू टर्म्स विल बी जीरो, ओनली k वाला खुलेगा, क्या ओनली k वाला खुलेगा, और k वाले में ये वाली टर्म आएगी, यानी कि सेम टर्म आएगी। तो नोट कर लो, फॉर द 2D फ्लो, जिन्होंने लिख लिया होगा पहले, उसके बाद में अब इसको 2D फ्लो के लिए वापस लिख लो कि 2D फ्लो को बताते समय कोई भी जो प्लेन आपको गिवन है, चाहे एक्स वाई प्लेन गिवन हो या वाई जेड प्लेन गिवन हो, ठीक है, तो एक को जीरो कर दो आप। तो जेड वाला मैंने जीरो कर दिया, ये वाला मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है ना, पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे और बताता हूँ आपको। फॉर द 2D फ्लो, ठीक है, 2D फ्लो, और 2D फ्लो में भी मैं 2D डायरेक्शन किसको ले रहा हूँ, एक्स वाई को, है ना। तो इसमें लिख दो द रोटेशन विल कम ओनली अबाउट द जेड एक्सिस, रोटेशन विल कम ओनली अबाउट द जेड एक्सिस, सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन आएगा। द रोटेशन विल कम ओनली अबाउट द जेड एक्सिस, द रोटेशन विल कम ओनली अबाउट द जेड एक्सिस, सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन आएगा, है ना। और वो कितना आएगा, लिख लो, ओमेगा जेड इज इक्वल टू ये वाली टर्म लास्ट वाली, ओमेगा जेड इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। आप शायद भूल गए, मैं रिकॉल करवाता हूँ, ये टर्म देखी हुई है क्या कहीं पे, डेल वी बाय डेल एक्स या डेल यू बाय डेल वाई, इसको तो नहीं देखा होगा, इसको तो देखा है,
डेल यू बाय डेल वाई, पहला चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन के समय, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, क्या कहलाती है टर्म? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और दूसरा नाम वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हो और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी कह सकते हो। ये तब होता था जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता था। तो अगर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन निकालना है, दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक्स में भी फ्लो हो रहा है, वाई में भी फ्लो हो रहा है, यानी कि जैसे फ्लोर पर आपने पानी की बाल्टी यदि डाल दी तो फ्लो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, क्योंकि पूरे फ्लोर पर फैलेगा, है ना। तो ये तो हम तब लगाते हैं, ये जो आपका रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, लिख लेना जरा, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। ये हमारा बेसिकली 1D के समय था, है ना, 1D के समय ये था। अब 2D में अगर ये लिखना हो हमें, 2D के अंदर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन लिखना हो, है ना, आप पूरा लिखना रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, अगर ये लिखना हो 2D में तो कैसे लिखेंगे? एक डायरेक्शन में लिख दो, दूसरी डायरेक्शन में लिख दो और उनका एवरेज लिख दो, यानी कि जो टर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, यानी कि आप लिख दोगे इसको डेल यू बाय डेल वाई, जैसे ये था, और दूसरी जो टर्म होगी वो कैसे लिखेंगे, डेल वी, ऊपर वी आया तो नीचे क्या आएगा, जैसे ऊपर आया था x की वेलोसिटी तो नीचे आया था y, अब ऊपर अगर y की वेलोसिटी आएगी तो नीचे क्या आएगा, x, ठीक है, तो डेल v बाय डेल x, इसका क्या ले लो, एवरेज ले लो। देखो ये चीज ना यहां से भी बड़े आराम से दिख जाती है। रोटेशन याद करना हो जैसे मान लो किसी को, तो ओमेगा जेड मान लो आपको पता है कि ऐसा होता है ओमेगा जेड, तो यहाँ बस माइनस की जगह प्लस लगाना है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो लिख लो, ये भी बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जाएगी मान लो, तो आप लोग प्लस पॉइंट में रहोगे, आप लोग आंसर दे पाओगे, कई सारे लोग नहीं दे पाएंगे आंसर, ठीक है, तो नोट करो इसको। इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन और द शियर स्ट्रेन रेट। इसी टॉपिक में जब 2D फ्लो हो रहा है उस समय आपसे यदि पूछे कि एंगुलर डिफॉर्मेशन बताओ, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन बताओ, या आपसे वो पूछ ले कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बताओ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बताओ या एंगुलर डिफॉर्मेशन बताओ, तो जो ओमेगा जेड होता है उसमें बस यहाँ माइनस की जगह प्लस आ रहा है, ठीक है, एवरेज वैल्यू आप वहां से भी देख सकते हो, न्यूटोनियन से भी बता दिया मैंने, x की वेलोसिटी और नीचे y का डिफरेंशियल था, फिर y की वेलोसिटी और x का डिफरेंशियल आएगा और दोनों वैल्यू का एवरेज ले लो, ठीक है, तो ये टर्म बनती है, इस तरीके से डिफाइंड है, एंगुलर डिफॉर्मेशन इसको कहते हैं। बात आ गई क्या समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब लिखना जरा, एक टर्म आती है मैथ्स में जिसको कहते हैं वॉटिसिटी, है ना। वॉटिसिटी से पहले मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूँ। एक आता है कर्ल, एक टर्म आती है कर्ल, दूसरी आती है डाइवर्जेंस। तो यहाँ आपके कर्ल काम का है ना, तो कर्ल किसको कहते हैं? कर्ल कहते हैं अगर किसी भी, ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए उसके नेबुला ऑपरेटर के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कर्ल ऑफ द वेक्टर कहते हैं। तो नोट कर लो, कर्ल ऑफ वेक्टर, एनी वेक्टर, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है, ध्यान दो, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, इस क्या करना है? नेबुला ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ? उस वेक्टर के साथ। तो जैसे वेक्टर ए बोल दूं मैं आपको अभी, है ना, ध्यान देना, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए, मैथ्स ऐसे आती है, ये मैथ्स है। एफएम में हम वेक्टर कौन सा ले रहे हैं? वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, धीरे धीरे करके इसको ओपन करेंगे इस टॉपिक को। ध्यान दो, कर्ल कभी भी आपको लेना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और आप जानते हो मैथ्स में अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो कैसे लिखते हैं? आपको शायद भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वही आई जे के, और उसके बाद में इसके कंपोनेंट लिखते हैं A1 A2 A3, और फिर इसके कंपोनेंट लिखते हैं B1 B2 और B3। ये मैथ्स है कि अगर कभी भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वही इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। बात समझ में आती? तो कुछ दिख रहा है क्या? ये भी आपका डिटर्मिनेंट था क्या? मैं वापस 3D में दिखा रहा हूँ इसको, है ना। दिस वाज डेल बाय डेल जेड एंड दिस वाज डब्ल्यू, है ना। तो 2D वाले सारे कंसेप्ट बता दिए मैंने। जो आपका जनरल ये ओमेगा वेक्टर था उसकी वैल्यू ये है। क्या आपको ये दिख रहा है कि किसी चीज का कर्ल? कर्ल दिख रहा है ना, क्योंकि नेबुला ऑपरेटर क्या होता है? नेबुला ऑपरेटर का मतलब है, नेबुला ऑपरेटर का मतलब है डेल बाय डेल एक्स आई के, डेल बाय डेल वाई जे के, और डेल बाय डेल जेड के के। ये क्या है? ये नेबुला ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो जो नेबुला ऑपरेटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं, तो नेबुला का वेलोसिटी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बेसिकली यही टर्म आप ऐसे लिख सकते हो क्या? दिस इज हाफ ऑफ, ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी v। लिख लो जरा। तो रोटेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ वेलोसिटी v।
ठीक है, द रोटेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी v, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है ना। द रोटेशन मैथ से भी बताता जा रहा हूँ साथ में ना, अगर कोई लोग भूल गए हैं कि सर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, ये लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका हुआ करता था। डॉट प्रोडक्ट अगर नेबुला के साथ लेता है तो डाइवर्जेंस कहलाता है ना। यहाँ है नहीं आपका टॉपिक तो भी पढ़ेंगे भी नहीं उसको, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात? कर्ल तो किसी भी वेक्टर को जब आप निकालते हो उसका नेबुला ऑपरेटर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाता है? वो कर्ल कहलाता है। ध्यान देना, एक स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट लिख लो आप, ये बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है। द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 2 टाइम्स द रोटेशनल वेक्टर। दिख रहा है क्या? द कर्ल ऑफ वेलोसिटी, इसको कहते हैं कर्ल, ठीक है, लिख लो। किसका कर्ल है? कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 2 टाइम्स द रोटेशनल वेक्टर। दिखा क्या? द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 2 टाइम्स द रोटेशनल वेक्टर। अब एक नया नाम और ला रहे हैं जो एफएम का ही नाम है ना, कि अगर आप किसी भी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो नेबुला ऑपरेटर के साथ तो वो कर्ल कहलाता है। ये तो मैथ्स है। अब अगर ये वेक्टर एनी वेक्टर ना हो करके ये कौन सा वेक्टर है? इफ, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो जब कर्ल निकालते हो आप वेलोसिटी वेक्टर को तो उसको वोर्टिसिटी कहते हैं, है ना। तो लिख लो जरा कर्ल। अब ये टर्म आपकी एफएम की आ गई है ना, द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज डिफाइंड एज वोर्टिसिटी। इसको वोर्टिसिटी कहते हैं। तो बेसिकली नेबुला ऑपरेटर का वेलोसिटी v वेक्टर के साथ यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वोर्टिसिटी। तो जो आपने अभी अभी लिखा था एक स्टेटमेंट की, वोर्टिसिटी किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ रोटेशनल वेक्टर। सिर्फ ओमेगा मत लिखना इधर, क्योंकि जब आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक वेक्टर मिलता है, तो आपको वेक्टर लगाना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो वोर्टिसिटी क्या है, समझ में आ गया क्या? वोर्टिसिटी बेसिकली कर्ल है, लेकिन किसी एरे गेरे वेक्टर का नहीं है। कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का जब कर्ल लेते हैं तो वो वोर्टिसिटी कहलाती है। एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं सर्कुलेशन, है ना। कभी किसी क्वेश्चन में दिखेगा तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा इसकी, है ना। तो सर्कुलेशन लिख लो अभी तो आप परिभाषा सिर्फ, सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। जैसे कभी फ्लो हो रहा हो, मान लो आपको एक्स वाई प्लेन पर फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे जाकर के ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप सर्कुलेशन निकालते हो अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। वोर्टिसिटी आप निकाल दोगे जो भी फंक्शंस वगैरह दे रखे हैं उससे, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू सर्कुलेशन, है ना। कैलकुलेशन कैसे करते हैं अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी फिलहाल सिर्फ आप फॉर्मूले की तरीके से इसको याद रखो, द सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, नोट करो। मेरे हिसाब से इस टॉपिक से हमने कोई क्वेश्चन लिया नहीं है ना, एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, वो रैंडम क्वेश्चन था। तो कल की क्लास मतलब जो लास्ट क्लास थी वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट करो, पहला क्वेश्चन लिखो, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये वाली इक्वेशंस हम कई बार लगाएंगे, कई बार पूरी एफएम के अंदर, है ना। तो नोट करेंगे, द डायमीटर्स ऑफ द पाइप, द डायमीटर्स ऑफ द पाइप at the sections 1 and 2, the diameters of the pipe at the section 1 and 2, the diameters of the pipe at the sections 1 and 2 are 10 centimeter and 15 centimeter respectively. 10 centimeter and 15 centimeter respectively. Find the discharge through the pipe. Find the discharge through the pipe. Find the discharge through the pipe. If the velocity of water, find the discharge through the pipe if the velocity of water, if the velocity of water
through the pipe at the section 1, through the pipe at the section 1 is 5 meter per second. Is 5 meter per second. Also determine the velocity at section 2. सेक्शन 2 पर वेलोसिटी बतानी है, डायमीटर्स बता रखी है, एक आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है इस सेक्शन पर, और यहाँ जो डाया है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। फिगर हो सकता है कभी देने की जरूरत भी ना हो, डायमीटर्स बता रखी है तो इसको ऐसे टेपर्ड मान लेंगे, इधर भी सर्कुलर सेक्शन है, उधर भी सर्कुलर सेक्शन है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको फिगर देने की वैसे जरूरत थी नहीं। देखो जब भी एक ही रास्ता होता है आप लोग हमेशा ये लाइन बोलोगे, कौन सी लाइन? जब भी एक ही रास्ता होता है डिस्चार्ज बराबर होते हैं, है ना। डेंसिटीज के बारे में उसने कुछ बोला नहीं तो हम यहाँ पे डेंसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे। कुछ बोला है कि उसने डेंसिटी के बारे में? कुछ नहीं बोला है ना, तो हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो मान लेंगे कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि डेंसिटीज बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, एक तो आपसे डिस्चार्ज पूछा था क्या, तो Q बराबर AV लगा दें, डिस्चार्ज दोनों तरफ बराबर होगा, Q1 और Q2 बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही है, जब भी रास्ता एक ही हो तो डिस्चार्ज बराबर होते हैं, है ना। तो Q बराबर AB से आपने डिस्चार्ज निकाला क्या? 0.03927, है ना, 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो डिस्चार्ज आ गया आपका, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द डिस्चार्ज। वेलोसिटी V2 निकाल सकते हैं क्या? तो A1 V1 बराबर A2 V2 लगा सकते हो आप, या फिर अगर डिस्चार्ज निकाल दिया है तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इस सेक्शन पे बराबर कर दो, ठीक है। तो इस जगह पर आप या तो आप A1 V1 बराबर A2 V2, कौन सी इक्वेशन कहलाती है ये, कौन सा कंसेप्ट है ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन, मास कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं, या फिर आप क्या लगा सकते हैं, डिस्चार्ज आ ही चुका है, ठीक है, तो डिस्चार्ज बराबर एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वापस से लगा दो, इस जगह पर वेलोसिटी पता लग जाएगी, तो दोनों में से कुछ भी लगा दो, यहां से रिजल्ट आएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसी इक्वेशन है जो बार बार अभी आने वाली है ना, बार बार टरबाइन ओवरबाइन तक आपकी इक्वेशन चलती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन और करो, बेसिक्स हैं, इनको अच्छे से समझते हुए चलो, है ना, क्योंकि आगे जाके चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो बेसिक्स ही बचाएंगे आपको, ठीक है। नोट करो, अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप conveying water branches into two pipes of diameter 20 centimeter and 15 centimeter respectively, 20 centimeter and 15 centimeter respectively. If the average velocity in the 30 centimeter diameter pipe, if the average velocity in the 30 centimeter diameter pipe is 2.5 meter per second, if the average velocity in the 30 centimeter diameter pipe is 2.5 meter per second, लिखा। Find the discharge in this pipe, हाँ, also determine the velocity in 15 centimeter pipe, also determine the velocity in 15 centimeter pipe if the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is, if the average velocity in the 20 centimeter dia pipe is 2 meter per second. निकालो आंसर्स। एज शोन इन द फिगर नहीं दिया ना मैंने आपको कहीं पर भी, खुद ही फिगर बनाओ।
हाँ, वेलोसिटी इन्होंने निकाल ली है, वो आ रही है 6.44 मीटर पर सेकेंड। सब लोग निकालो। भानुज आंसर आ गया? डिस्चार्ज कितना आया? निकालो आंसर, निकालो। सब लोग फिगर बना करके काम शुरू करेंगे, है ना? तो फिगर कैसा बनेगा? 30 सेंटीमीटर डाया का पाइप था, आगे जाकर के ये आपका, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में ये चला गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास में पाइप्स हैं। ये 30 सेंटीमीटर डाया का है इधर तो, ठीक है, into two pipes of diameter 20 centimeter and 15 centimeter. Let's say this is 20 centimeter and let's say this is 15 centimeter. ठीक है? If the average velocity in the 30 centimeter dia pipe, देखो average velocity नाम में यूज करता है बार बार। देखो ध्यान दो सब लोग, मैंने बताया था Q बराबर A into V लिखते तो है आप ऐसे, लेकिन V हमेशा पॉइंट वेलोसिटी नहीं होती, क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। तो क्वेश्चन में दी भी रखी है एवरेज वेलोसिटी आपको बताया गया है कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है ना, 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, आपको डिस्चार्ज पूछा गया था कि इस पाइप में आप डिस्चार्ज निकालो, तो डिस्चार्ज बराबर A into B लगा दोगे, डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, आल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर डाया पाइप। तो यहाँ आपको वेलोसिटी पूछी है, तीसरे पाइप के अंदर वेलोसिटी पूछी है। इसको अगर दूसरा कह दे तो यहाँ तो वेलोसिटी गिवन थी, कितना था इसमें? दिस वाज 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? यहाँ पर डिस्चार्ज के लिए सॉल्व किया, क्यू कितना आया बताओ? क्यू आया 0.1767, है ना। तो दिस क्यू इज इक्वल टू 0.1767। क्या करना है? बस एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी करना है, ठीक है। और एरिया को आप कन्वर्जन करवा देना, यहाँ पे पॉइंट लिख देना, ठीक है। डायमीटर को 5/4d² लिखते समय तो ये आ जाएगा, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आपने इधर भी निकाला होगा, तो यहाँ पे डिस्चार्ज निकाल दो Q2, ठीक है। कितना है ये Q2? 0.062, हाँ 0.0628 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो आया था उसमें से थोड़ा इधर चला गया, बचा हुआ इधर जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे इसमें से, इसको डिस्चार्ज आ जाएगा, डिस्चार्ज को एरिया इनटू वेलोसिटी कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी आ रही है 6.44, हाँ लगभग इतनी है ना, इसके आसपास आंसर आ गया तो सही, 6.44 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि ये काम ना बार बार आएगा, तो मैं अभी आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कि आपको इजी लगे क्वेश्चन, लेकिन बार बार आपको इस तरीके की कई सारी कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। तो हम मास कंजर्वेशन लगाना सीख रहे हैं ना। नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी वेक्टर in the fluid flow is given by, the velocity vector in the fluid flow is given by v is equal to, the vector v is equal to 4x cube I cap minus 10x square y j cap plus 2t times of k cap, ठीक है। The velocity vector is given. Find the velocity and acceleration of the fluid particles. Find the velocity and acceleration of the fluid particles at 213, 2,1,3. Point given है 2,1,3. At the point 2,1,3. तो टाइम भी गिवन होगा, टाइम दिया हुआ है t इक्वल्स टू 1, पॉइंट गिवन है 2,1,3 एट t इज इक्वल टू 1। तो आपको यूनिट्स वगैरह नहीं बता रखी, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों, ठीक है, डायमेंशन वाली क्वांटिटीज है, इसलिए आपको यूनिट में आंसर छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ यूनिट लिख देना आंसर छोड़ते समय। कर लेंगे क्या ये क्वेश्चन? बताओ जरा शुरुआत कहां से कर रहे हो? वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा यू निकाल दिया, वी निकाल दिया, डब्ल्यू निकाल दिया, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, जरूरी थोड़ी ना कि हर एक मैथ्स में जो लिखी हुई इक्वेशन है वो फ्लूइड फ्लो करवाए। तो क्या हमारा धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा फ्लूइड फ्लो की कंडीशन चेक करें, है ना। ये क्वेश्चन गलत करवाती है ये वाली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ।
बच्चे ब्लाइंडली शुरू हो जाते हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया, कैलकुलेशन दे सारी मैथ्स कर डाली, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि फ्लूइड फ्लो हो या ना हो, है ना। तो फ्लूइड फ्लो कंडीशन आपको चेक करनी चाहिए वैसे तो, है ना। फटाफट से चेक कर सकते हैं क्या कि ये फ्लूइड फ्लो का मेरा सही सवाल है या गलत सवाल है। हमारे सवाल के ऊपर भी हमें थोड़ा सा संदेह, कहीं पे लिखा था क्या उसने कि फ्लूइड फ्लो के बारे में कुछ लिखा हो उसने, द वेलोसिटी वेक्टर इज इतना इन द फ्लूइड फ्लो इज गिवन। वैसे तो बोल दिया उसने फ्लूइड फ्लो है, तो हम मान लेंगे कि पॉसिबल कंडीशन है, लेकिन एक बार मैथ्स भी चेक कर लो प्रैक्टिस के लिए ना। आप एग्जाम में नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी गलती है फिर अगर उसने गलत क्वेश्चन दिया तो, ठीक है। चलो तो चेक करो जरा एक बार कंडीशन को। कंडीशन क्या है बताओ, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन लगेगी, बताना जरा। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर y के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, फिर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इस पॉइंट पर वैल्यूज वगैरह पुट करो तो आपको क्या मिल रहा है। वैसे तो फंक्शन सेम मिल रहा है क्या, देखना जरा, नहीं मिल रहा ना। यहाँ पर आ रहा है आपका 4 × 12 x स्क्वायर, डेल v बाय डेल x करोगे तो माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 बराबर 0, है ना। तो 0 नहीं आ रहा है। वैसे तो हमें लग रहा है कि ये फ्लूइड फ्लो कंडीशन आपकी जो है वो गलत क्वेश्चन है। ऐसे गलत क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। हाँ कुछ भी हो, कुछ भी हो, बेसिकली आपके पास में u v और w क्या कहलाते हैं, ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। वहां हम ये नहीं बोले थे जब कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करी थी, जब तक तो हमारे कंसेप्ट आए भी नहीं थे। कौन से, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का, स्ट्रीम फंक्शन का, ये तो बाद में पढ़ाया मैंने आपको। पहले आपकी आई थी कि अगर फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट करता है, यदि पॉसिबल है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, ये तो होनी ही पड़ेगी जब जाके फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो पॉसिबल कंडीशन ये है, तो आपको ये चेक करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो जरा कितना हो जाएगा ये, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपके पास में 10 था, है ना, यहाँ पे 12 था, ठीक है, तो यहाँ 12 कर दो बस 10 की जगह, ठीक है। लो इसको ऐसा लिख लो, हम तो इस क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करवा दिया, ठीक है। बुक्स वगैरह के अंदर कई बार गलत चीजें लिखी जा सकती है, तो इसमें देखो वो वाली कंडीशन में जाएगा डेंसिटी वाले में, तो डेंसिटी का कुछ दे नहीं रखा यहाँ पे रूल, है ना। तो डेंसिटी वाली इक्वेशन से तो आप जा भी नहीं सकते, तो डेंसिटी वाली टर्म छोड़ो सारी। आपके पास में 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन द 3D, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए हमेशा, है ना। अब हो गई क्या, इसको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई करवा दिया है ना, चेक लगाने के बाद में हमें पता भी लगा कि भाई ये क्वेश्चन में ही गलती थी, ठीक है। चलो चेक करो और आगे चलो। सब लोग समझ गए क्या मेरी बात को, ठीक है। तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करवा दिया थोड़ा सा, है ना। इसके आंसर्स भी अब मैच नहीं कर पाएंगे, आप लोग कॉमन आंसर निकालना, ठीक है, क्योंकि जो भी आंसर्स लिखे हुए हैं फिर वो सारे गलत हैं। तो हमारे पास में कंडीशन क्या है, हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना। पॉइंट्स को सेटिस्फाई करो। वेलोसिटी वेक्टर बताया क्या किसी ने, बताओ कितना, 32 i केप माइनस 48 j केप प्लस 2 k केप। अतीबा कुछ और आ रहा है क्या, टू से डिवाइड कर दिए, क्यों डिवाइड करेंगे, जीरो थोड़ी ना इधर कि 2 से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी वेक्टर आपका ये आ रहा है, इन्होंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, जीरो थोड़ी ना इस तरफ कि 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। फिर तो आपने आधा वेलोसिटी वेक्टर निकाला है ना। ध्यान से लिखा करो सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सब आपको पता भी है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। किसी ने निकाला क्या ये, व्हाट इज दिस वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे दोनों ही पूछे थे, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो हमको दोनों ही निकालने पड़ेंगे, है ना। 57.72 यूनिट्स। और आई होप कि आपने सारा क्वेश्चन अपडेट कर लिया होगा, यहाँ पे मैं -12 करवा चुका हूँ आपको, है ना। चलो आगे चलो, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या करें। नेक्स्ट हमें निकालना पड़ेगा एक्स के लिए रिकॉल करेंगे सबसे पहले, आराम आराम से लिखा करो, du डिवाइडेड बाय dt।
और ये किसके बराबर, वही कि अगर u आपका 4 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पहला वेरिएबल x आ रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाओ, ठीक है। तो यहां से आपको रिकॉल हो जाएगा फिर ये एक्सप्रेशन u del u by del x, v del u by del y प्लस w del u by del z प्लस del u by del t इक्वल्स टू 0। आराम से करोगे तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको करेक्टली, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट तो पुट करना था ही, तो इनको एज इट इज पुट कर देते हैं। सबने ये सही निकाला है क्या, बताना जरा मुझे ये वैल्यूज, 32 माइनस 48 और 2 सबका आ रहा है। चलो del u by del x लगाओ, 4 की 12, ठीक है, 12 x स्क्वायर और 12 को रखेंगे x स्क्वायर के साथ, तो दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, v था हमारा -48, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय del u by del y, del u by del y इज -12 x स्क्वायर है ना, तो -12 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, प्लस w, तो दैट विल बी w इज 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय del u by del z। अच्छा ये गलत कर दिया ना मैंने, u तो आपका यही है ना, ठीक है, u सिर्फ ये है, तो आपने बोला भी नहीं किसी ने। तो del u by del y जब करोगे तो यहाँ पर ये 0 आएगा, सभी 0 आएगा, तो क्यों मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। u सिर्फ x का फंक्शन है, साफ साफ नजर आ रहा है, तो पहली वाली टर्म देगा बस वो, बाकी तो सब में x का फंक्शन होने के कारण 0 हो जाएगा, 0 कर दो बस, बाकी तो सारा। यहां से बताओ कितना आ रहा है, 1536 यूनिट्स लिखते हुए चलना है ना, 1536 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये ax आया आपका। अब आप आगे मेहनत करो, ay निकालो और az निकालो और एक कॉमन आंसर मुझे दो, फिर मुझे फाइनली a का आंसर भी दो जो कि अंडर रूट स्क्वायर करके आएगा आपका, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करना, फिर अंडर रूट करना, तब जाकर के आपको a मिलेगा। तो फाइनल आंसर्स इनके मुझे देते जाओ। हो गया क्या, दूसरा निकाला किसी ने है, ए वाई कितना 7 6 2 68, चेक करना जरा, 768 बता रहे हैं। लास्ट वाला ये वाला ए वाई 3840 यूनिट्स, बाकी लोग भी चेक करो ना, 3840 यूनिट्स बता रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग भी चेक करो। एजी निकालो, निकालो 4 यूनिट्स, क्या रे गौरव आंसर, आप रिवाइज प्रॉपर करो, है ना, सैटरडे संडे का टाइम फुल रिवीजन और डीपीपीस को अच्छे तरीके से करने का है। जल्दी जल्दी भागने से कुछ नहीं होता, आराम आराम से ठहर करके चीजों को करो, ठीक है। 3840 यूनिट्स, अतीबा 768 आ, मैं बता देता हूँ, हो सकता है देखो कॉमन आंसर मिल रहे हैं वो भी 2 अलग अलग जगह से, तो हो सकता है कि आपने कुछ गलती की हो। अब मैं कैलकुलेशंस करवा देता हूँ, सारे लोग इधर देखो और फिर देखना कि आपने गलती क्यों की है ना, ठीक है। चलो तो मैं इधर कैलकुलेशन इसकी करवा रहा हूँ ए वाई की, सारे लोग देखो ए वाई। अब मैं डायरेक्ट करूँ क्या कैलकुलेशन, एक्सपर्ट यदि हो गए तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, v को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो v हमारा ये है, बस इस पे नजर रखना, ये v है ना। तो पहले आएगा u आएगा मतलब 32 आएगा। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं रुको तो सही, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये -48 वाली टर्म आएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में ये +2 करके एक टर्म आएगी, तो हमने ब्रैकेट पहले बना दी, ठीक है। देखो जरा, इसमें आएगा del v by del x, del v by del x
तो ये हो जाएगा माइनस चॉइस एक्स वाई, तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सही लिखा है क्या? जो दूसरी वाली टर्म है डेल वी बाय डेल वाई, तो दिस इज माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, खत्म, ठीक है। और टी वाली टर्म सॉरी जेड वाली टर्म 0, और टी वाली टर्म यहाँ पे वापस से नहीं है ना, तो दिस विल बी 0। चलो, तो इससे कितना आ रहा है? 700 3840। ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस है आजकल। 768 आ रहा है, क्या कर दिया ये आपने? आजकल माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दिस इज माइनस ऑलरेडी, माइनस 48, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर, है ना। डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन के साथ आएगा। u और v और w साफ साफ पढ़ा करो, है ना। कैसे? ये लिखा होता है इस फॉर्म में यू आई के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू के। तो माइनस साइन देखो, गोला भी जब मैंने बनाया तो माइनस साइन को साथ में लेके बनाया था, माइनस साइन को छोड़ नहीं सकते ऐसे कि कभी कहां लगा दिए कभी कहां लगा दिया, है ना। तो आंसर देखो कितना सुंदर लिखा था मैंने पहले, ठीक है। तो 768 इज करेक्ट। ये है बकवास, है ना। द आंसर इज 768 यूनिट्स। हाँ, क्या कह रहे? ये भी गलत है। हाँ, तो इनका क्या है कि माइनस माइनस की गलती थी, इनको माइनस माइनस प्लस करना नहीं समझ में आया अभी तक। वो तो आता है, आपने गलती क्या की, आपने u v और w को ढंग से रीड नहीं किया। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आप ये लिखना शुरू कर दो कि यू आई के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू के। आप गलतियों से सीखा करो कि मैं क्या कर दूं इस जगह पे, मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशन को कैसे स्टार्ट करूं, वो सीखा करो, तब सिली मिस्टेक्स कम होंगी आपकी, है ना। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड। आगे चले। हाँ सपना, वेरी गुड, है ना। आया था आंसर तुम्हारा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द फॉलोइंग केसेस रिप्रेजेंट, द फॉलोइंग केसेस रिप्रेजेंट द टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। The following cases represent the two velocity components. Two velocity components. Determine the third component. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? आपको u और v मान लो दिए हुए हैं और आपको w निकालना है ना। तो दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आपको गिवन है और आपको तीसरा वाला फाइंड आउट करना है। Such that determine the third component of velocity such that it satisfies the continuity equation. हाँ गौरव, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, फ्लो की। वो अगर फ्लो पॉसिबल है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो, इसने कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। आप लोग करते भी हो इस क्वेश्चन को, आपने शायद कर भी रखा होगा पहले कि आपको अगर दो वेलोसिटी कंपोनेंट दे दे, तीसरा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आपको प्रोसीजर भी पता है, और उसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने इस बुक से करवाया था उसके अंदर गलती थी क्वेश्चन के अंदर ही। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि हमेशा जब शुरुआत करो, किसी भी क्वेश्चन को शुरुआत करो, तो फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है या नहीं ये जरूर चेक कर लेना, यानी कि आप कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करवाना, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो लिखो। डिटरमाइन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सच दैट इट सेटिस्फाइज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना। इट सेटिस्फाइज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। u दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² और v दिया हुआ है xy² माइनस yz² प्लस xy। उधर के बच्चे तो पहला वाला करो और इधर के बच्चे दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाले राइट साइड वाले। और करना है तो कर लो पूरा क्वेश्चन, इतना कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। एक तो आपकी कैलकुलेशन ये है। दूसरा जो क्वेश्चन इसी के अंदर आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, दिस इज v इज गिवन, तो v इज 2y² और w इज गिवन 2xyz। कोई भी दो दे देगा, तीसरा पूछेगा। तो यहाँ u और v दे रखा है, w पूछा है। क्या करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन। व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन? del u by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो इधर, है ना। जब आपके पास में एग्जाम में टाइम नहीं होता है, आप स्किप कर सकते हो अपनी लाइंस वगैरह, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? 2x। इसको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में,
क्या आएगा? देखो बाकी जगह पर नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो गया जीरो में, ठीक है, बस 2x आया। यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तीनों टर्म आएगी, ठीक है, तो आराम से लिखवाओ, दिस इज 2xy माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस x, सबका आएगा देखना जरा, और प्लस डेल w बाय डेल z, डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0। सबने यही किया, तो डेल w बाय डेल z की इक्वेशन क्या आ गई? डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू? 2x और x 3x, तो माइनस 3x माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन आ गई आपकी। क्या करें अब इस इक्वेशन के बाद बताओ? इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें w चाहिए, तो w की जो वैल्यू है वो इंटीग्रेट करने से मिलेगी। इंटीग्रेट करवाओ, व्हाट इज द वैल्यू बताओ? इंटीग्रेशन के बाद में क्या आएगा? माइनस 3xz माइनस 2xyz प्लस जेड क्यूब बाई 3, बस, प्लस कांस्टेंट, तो क्या लिखो? सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस फंक्शन ऑफ x, y, क्योंकि आपने z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो फंक्शन ऑफ x, y यहाँ पर बन सकता है कुछ भी, है ना, z नहीं आएगा, बस उसमें x y का फंक्शन, जैसे x स्क्वायर प्लस 3 बन जाए तो वो भी x y का फंक्शन है ना। तो यहाँ पर जब आप कांस्टेंट लिख रहे हो तो c लिखने की जगह आपको, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर चल रहे हो, वेरिएबल ज्यादा है, तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो z को छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? तो x, y फंक्शन इस तरीके से लिखोगे, है ना। किसी अच्छे क्वेश्चन में गलत करवा सकता है आपको अगर आपने कांस्टेंट ढंग से नहीं लिखा तो। इसमें अब डायरेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी क्वेश्चन, बताना जरा क्या आएगा? डेल u बाय डेल कितना? डेल u बाय डेल x, है ना, डेल u बाय डेल x कितना हो जाएगा? माइनस साइन लगा दूं, डेल v बाय डेल y 4y, डेल w बाय डेल z, ठीक है, प्लस 2xy, ये आएगा। देखो आप जरा ध्यान से, यहां से u निकालो, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो माइनस 4xy माइनस, ठीक है, माइनस x स्क्वायर y प्लस सम फंक्शन ऑफ y एंड z, खत्म। बात समझ में आ गई क्या? कांस्टेंट का ध्यान रखना है ना, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव में खेल रहे हो तो जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है या इंटीग्रेट किया है उसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The velocity potential function, the velocity potential function, the velocity potential function is given by, the velocity potential function is given by phi is equal to 5 times of x square minus y square. The velocity potential function is given by phi is equal to 5 times of x square minus y square. Find the velocity component. Find the velocity components पूछा है उसने, है ना। components का मतलब क्या है? आपको u भी बताना है और आपको v भी बताना है, और फंक्शन साफ साफ दिखना होगा आपको, x और y में दिया हुआ है सिर्फ, तो बस u और v बता रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट द पॉइंट 4,5। क्वेश्चन में 4,5 दिया हुआ है। कहां से शुरू करोगे क्वेश्चन? हाँ, कहां से क्वेश्चन शुरू करोगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जब आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दे रखा हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लगाते हैं बताया था क्या मैंने? कंटिन्यूटी इक्वेशन जब आप लगाते हो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके, तो वो क्या बन जाती है? लेप्लास इक्वेशन, है ना। तो लेप्लास इक्वेशन फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यानी कि फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसको अप्लाई करो पहले और चेक करो। तो डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 2 आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 2 आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ओके है। अब आगे बढ़ो। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ अच्छा आंसर आ गया। चलो, तो u जो होता है डेफिनेशन लगा देंगे, माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, है ना। डिफरेंशिएट किया तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10x,
और v जब आप निकाल रहे हो तो माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, तो प्लस 10y है ना। और यहाँ पर जब आप इसको पुट करोगे तो ये कितना आ रहा है, देखो जरा, पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 40 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर जब आप पुट करोगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 50 यूनिट्स, तो आप फाइनली आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 40 आई के प्लस 50 जे के, खत्म। दिस इज द आंसर। सब लोगों से हो रही है कैलकुलेशन? ये एक नई चीज है जो किताबों में नहीं लिखी होती है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग हमेशा पहले चेक किया करो, क्योंकि मैंने एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन को गलत देते हुए देखा है कि वो गलत दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने कोई भी रैंडम फंक्शन दे दिया, कोई भी रैंडम फंक्शन या कोई भी वेलोसिटी फंक्शन दे दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्लो वाकई में हो भी रहा हो। बात समझ में आ गई? तो वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है फिर, ठीक है। कभी मान लो आप मेंस एग्जाम में बैठे हो, मान लो ईएससी के एग्जाम में बैठे हो और आ जाए मान लो क्वेश्चन, तो आप लोग यहां तक करके आ सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आपको फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बतानी है तो आप नीचे की स्टेप्स बता दो ताकि हम सेफर साइड में रहे, क्योंकि कई सारे बेवकूफ लोग कॉपी चेक करते हैं। सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार जीते जागते उदाहरण सामने आ रहे हैं बहुत सारे, किसी को कुछ भी मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम हमेशा सेफर साइड में रहना पसंद करेंगे, यस और नो, ठीक है। कि भाई हमें पता तो है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, पहले तो अगर फ्लो पॉसिबल हो रहा है उसी को तो स्टडी करेंगे, अगर फ्लो ही नहीं है वहां पे सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन है तो स्टडी करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप लोग फिर भी सॉल्व करके आओ, फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लिखते हुए शो कर दो कि ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। ले ले, बात आ गई समझ में? चलो।